देखो के मीन्स जो है ना ये क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम है। तो के मीन्स जो हुआ ना वो अनसुपरवाइज्ड अप्रोच के अंदर में आएगा। ठीक है, तो के मीन्स के अंदर में दो चीजें आपको सप्लाई करनी पड़ती है। के मीन्स का जो एल्गोरिदम है उसका जो इनपुट कहता है वो ये कहता है कि आप इसमें दो चीजें सप्लाई करो। पहला तो बहुत ऑब्वियस है कि जो डेटा है, जिस डेटा के ऊपर आप के मीन्स लगाना चाहते हो, पहला इनपुट मेरा वही होगा। और दूसरा इनपुट होता है टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर्स। फर्स्ट रो के इन तीनों एट्रीब्यूट्स का इस पहले सेंट्रोइड के तीनों एट्रीब्यूट से एक डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। और ये कौन सा डिस्टेंस होता है? ये इक्लियूडियन डिस्टेंस होता है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और जैसा कि अब आप मुझे जानते ही हैं, मैं पिछले कुछ सालों से रिसर्च इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ। अब तक जो भी हमारे चैनल का सोल पर्पस रहा है वो ये रहा है कि आप तक किसी भी मॉडर्न इंजीनियरिंग या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बड़े ही सिंप्लीफाइड मैनर में लेकर के जाया जा सके। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैंने सबसे पहले ही ये चीज़ों को पढ़ाया, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि आप तक बड़े ही सरल भाषा में उसको पहुंचाया जा सके ताकि आप सब उस चीज़ को समझ सके। क्योंकि जो हम बुक में देखते हैं या अदर वीडियोस में देखते हैं उसमें वो उस तरह से नहीं है जो आम जिंदगी से कनेक्टेड है। तो मेरे एग्जाम्पल्स आपको हमेशा से पता है कि रियल लाइफ एग्जाम्पल को पकड़ के होता है। अब तक हम मशीन लर्निंग को काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो ये लिंक है, जाइए। इसके दो पार्ट्स हैं, एक मशीन लर्निंग की इलस्ट्रेशन है और दूसरा उसके पैरामीटर्स की इलस्ट्रेशन है। अब चूंकि हम मशीन लर्निंग थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, तो मशीन लर्निंग को एक स्टेप ऊपर लेकर के चलते हैं। मैं जितने भी सालों से काम कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ या मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, तो मशीन लर्निंग के शुरुआती दौर में ही एक ऐसा एल्गोरिदम है जो मैंने खुद कम से कम हज़ारों बार इस्तेमाल किया होगा और उसका नाम के मीन्स है। के मीन्स बेसिकली एक अनसुपरवाइज्ड अप्रोच है और क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम है। जब भी आप इसको लगाने जाते हैं तो जो आजकल के हमारे युवा बच्चे हैं जो नए इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या उसमें भी आगे जा रहे हैं, तो के मीन्स को लगाने के लिए आपके पास टूल बॉक्स उपलब्ध है, आप ले सकते हैं और उसको बड़ी आसानी से 2 लाइनों का कोड होता है वो आप लगा सकते हैं। बट उसके पीछे की जानकारी क्या है, क्यों वो ऐसा करके देता है या उसका पर्पस क्या है, या के मीन्स किन जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है, कहाँ किन सिनेरियोज में वो ज़्यादा यूजफुल होगा और उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको सिखाऊं। इसके दो पोर्शंस होने वाले हैं विद इन वन लेक्चर इटसेल्फ। पहला ये होगा जो हम के मीन्स को समझेंगे कि के मीन्स क्या है, कैसे काम करता है, और दूसरा इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। हम प्रैक्टिकली के मीन्स को लगा करके देखेंगे कि ये अगर हम कोड पे करने जाएं तो ये कैसे चलता है। चूंकि अब हमारे मैटलैब सीरीज के 4 लेक्चर्स उपलब्ध हैं, एक में वेरिएबल्स कवर किया गया है, दूसरे में फंक्शंस कवर किया गया है, तीसरे में फिगर्स हैं, चौथे में फिगर्स का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। इंक्लूडिंग डिस्टेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी आज हम उस चीज़ को कवर करेंगे कि इंक्लूडिंग डिस्टेंस क्या है, क्योंकि के मीन्स का जो आधारभूत है वो के इंक्लूडिंग डिस्टेंस ही है। ठीक, तो इसको आप पूरा देखिएगा ताकि आप इसको बेहतर ढंग से समझ सके। मेरी जितनी क्षमता है मैं कोशिश करूंगा कि आप तक वो पहुंचा सकूं। अभी तक आप लोगों ने मेरे जितने भी लेक्चर्स रहे हैं उनको काफ़ी प्यार दिया है, काफ़ी सराहना की, उसके लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश समझ लीजिए इसको, कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा कि आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जब शेयर होते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली हमें भी मोटिवेशन मिलती है इस चीज़ को करने के लिए। ठीक, तो आज आप केमीज का पूरा लेक्चर देखिए और आप मैं इस चीज़ के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि जो कुछ भी मुझे आता है मैं आपको समझा सकूं ये, और इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी कर सके, और थ्योरी के साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच को भी इंटैक्ट रखिए। क्योंकि अगर आपको डेवलपमेंट नहीं आती है तो आप अपनी किसी भी कल्पना को ज़मीनी सच्चाई नहीं दे सकते। ठीक, तो लेक्चर पूरा देखिए। धन्यवाद। चलो जी, तो आज हम के मीन्स की बात करने वाले हैं। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बता ही दिया कि आज हम के मीन्स पढ़ेंगे। ठीक, तो के मीन्स देखो, पहली बात तो ये है कि ये होता क्या है। ठीक है, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक, देखो के मीन्स जो है ना ये क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम है। सिंपल सीधी सी बात।
क्लस्टरिंग कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ग्रुप बनाना हो, अगर आपको कुछ ऐसा डेटा दिया गया हो और उसके अंदर आपको पता नहीं है कि कौन सा किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो के मीन्स आपको उनके ग्रुप्स अलग करके दे सकता है। ठीक। तो के मीन्स जो हुआ ना वो अनसुपरवाइज्ड अप्रोच के अंदर में आएगा। ठीक है, अनसुपरवाइज्ड अप्रोच क्या होता है? अगर आपने मेरा मशीन लर्निंग का लेक्चर देखा है तो मैंने बताया था कि मशीन लर्निंग जो है ये तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। पहले को आप बोलते हो सुपरवाइज, सेकंड को बोलते हो सेमी सुपरवाइज और थर्ड को बोलते हो अनसुपरवाइज। राइट, ये हमने पहले समझा हुआ है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो आज इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि ये क्या हम कॉन्सेप्ट कहना चाहते हैं। तो अनसुपरवाइज्ड अप्रोच क्या होती है मेरे बंधु? अनसुपरवाइज्ड अप्रोच का मतलब ये हुआ कि आपके पास पहले से कोई भी प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं होगी। जो डेटा इस समय पे उपलब्ध होगा, आप उसी डेटा के बेस पे कोई भी काम करेंगे या कोई भी प्रोसेसिंग करेंगे। ये हमारा अनसुपरवाइज का मतलब होता है। ठीक। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास एक डेटा बंडल है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि अभी के समझने के लिए हम मान लेते हैं, जैसे हमारा फ्रूट बकेट प्रॉब्लम था कि इसमें कुछ बनाना है। ठीक है, कुछ मेरे एप्पल है। ठीक। और कुछ मेरे को ऑरेंजेस हैं या कोई और फ्रूट है। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि के मीन्स के अंदर में दो चीजें आपको सप्लाई करनी पड़ती है। के मीन्स का जो एल्गोरिदम है उसका जो इनपुट कहता है वो ये कहता है कि आप इसमें दो चीजें सप्लाई करो। पहला तो बहुत ऑब्वियस है कि जो डेटा है, जिस डेटा के ऊपर आप के मीन्स लगाना चाहते हो, पहला इनपुट मेरा वही होगा। और दूसरा इनपुट होता है टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ठीक। टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर्स कहने का मतलब ये क्या कि आप इसको कितने हिस्सों में बांटना चाहते हो। अगर आप कहीं पे भी के मीन्स का एल्गोरिदम देखोगे तो उसको के से डिनोट करते हैं, इसीलिए इसका नाम के मीन्स है। मीन्स क्यों इस्तेमाल होता है वो भी आपको समझा दूंगा। ठीक है। तो देखो, जो के मीन्स का एल्गोरिदम है वो क्या कहता है। अब जैसे सपोज करो कि मेरे पास जो डाटा होगा उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं? जो किसी भी एक चीज को डिफाइन कर सके, उसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है। तो जैसे हम फ्रूट बकेट प्रॉब्लम की बात लेकर के वापस से चलते हैं कि फ्रूट बकेट प्रॉब्लम में क्या थे, हमारे पास 12 एप्पल थे, 12 बनाना थे और 12 हमारे पास ऑरेंजेस मान लो या कोई तीसरा फ्रूट मान लो। ठीक है, एप्पल, बनाना, मैंगो या ऑरेंजेस। राइट। तो हर के कुछ ना कुछ फीचर होंगे। तो आपके पास जो डेटा आएगा वो कैसे आएगा? यहाँ पे इस तरह से रो दिया होगा। ठीक है, ये डेटा है। अब ये रो है, एक रो किसी एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक एक एलिमेंट हो गया वो। ठीक है, वैसे एक एलिमेंट के एक फीचर भी हो सकता है, दो फीचर भी हो सकते हैं और एन नंबर ऑफ फीचर्स भी हो सकते हैं। ठीक। इसी तरह से तुम्हारे पास दूसरा रो होगा, इसी तरह से तुम्हारे पास तीसरा रो होगा, इसी तरह से तुम्हारे पास चौथा रो होगा। ठीक है, और एन नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं या टी नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं, जो भी तुम डेटा में दिया गया हो। ठीक है। तो के मीन्स क्या करता है? सबसे पहले देखो, जैसे अगर सपोज करो अभी हम मान के चलते हैं कि हमारे पास तीन एट्रीब्यूट है, F1, F2 और F3। ठीक है, और तुम्हारे पास 100 सैंपल्स हैं। ठीक है, 100 में F1, F2 और F3 है। ठीक है। अब जो आप के देते हो कि के कितना होगा, ये के डिसाइड करने के भी मेथड है कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स आप बना सकते हो और कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स में इसको बांटा जा सकता है। इसको भी टेस्ट किया जा सकता है, बट अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग मैं मान लेता हूँ कि इसको मुझे तीन हिस्सों में बांटना है। ठीक है, इसको एल्बो मेथड बोलते हैं, जिससे आप के निकालते हो। आप इसको किसी रिग्रेशन मॉडल पे भी फिट करके देख सकते हो कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल क्लस्टर्स में आप इसको बांट सकते हो, और जो बाद में सबसे बेस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल क्लस्टर आएगा वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको तीन क्लस्टर्स में अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ कि तीन क्लस्टर्स में इसको बांटना है। ठीक। तो आपका के मीन्स एल्गोरिदम क्या करेगा कि एक रैंडम सेंट्रॉयड क्रिएट करेगा। वन रैंडम सेंट्रॉयड विल बी क्रिएटेड। अभी सेंट्रॉयड क्या होता है? देखो, अगर तुम क्लस्टर बनाओगे, ये एक क्लस्टर हो गया, मान लो इसको C1 बोलते हो तुम। ठीक है, तो इसका इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो इसका सेंटर पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। ठीक है, तो के मीन्स मेरा क्या करेगा? अगर मुझे तीन क्लस्टर्स बनाने हैं तो वो तीन रैंडम सेंट्रॉइड्स लेगा। तो C1, लेट इट बी C2 एंड लेट इट बी C3। ठीक है, और मेरा डेटा जो है उसके अंदर भी ये तीन फीचर्स का डेटा है, 100 रोज है। ठीक है, और ईच रो हैज थ्री सेट ऑफ फीचर्स।
बहुत हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, के मीन्स को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने एट्रीब्यूट्स के साथ में क्लस्टर बना रहे हो, उसको तो अपने क्लस्टर के फॉर्मेशन से मतलब है। तो जो सेंट्रॉयड होगा मेरे भाई, उसके भी तो तीन ही एट्रीब्यूट होंगे ना, F1 F2 F3। तो थ्री रैंडम वैल्यूज विल बी जनरेटेड इफ वी हैव थ्री फीचर्स, ठीक है ना। तो तीन फीचर के लिए तीन उसने रैंडम वैल्यूज जनरेट की। इसी तरह से वो C2 के लिए भी एक F1 बार मान लो, F2 बार मान लो, F3 बार मान लो, ठीक। और वो C3 के लिए भी जनरेट करेगा F1 बार, F2 F1 डबल बार, F2 डबल बार और F3 डबल बार, ठीक। अब हमारे पास एक डेटा रो है, फर्स्ट रो को कंसिडर करते हैं, के मीन्स ये हर रो के लिए रिपीट करेगा। तो फर्स्ट रो में मेरे पास तीन ही एट्रीब्यूट होंगे, F1 F2 F3, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इसका इस फर्स्ट रो के इन तीनों एट्रीब्यूट्स का इस पहले सेंट्रोइड के तीनों एट्रीब्यूट से एक डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। और ये कौन सा डिस्टेंस होता है, ये इक्लियूडियन डिस्टेंस होता है, ठीक है। अभी इक्लूडेड डिस्टेंस क्या होता है, ये मैं अपने मतलब ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स में इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ, ठीक है। फिर भी आपको अभी समझने के लिए मैं एक थोड़ा सा इसको और इलस्ट्रेट कर देता हूँ कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास दो पॉइंट है x1 y1, ये आप सबको मालूम है, ठीक है ना। ये जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ ये आप सब इसके बारे में पहले से जानते हैं, इस फॉर्मूले को। और अगर मुझे इनके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस माइनस y1, इसका होल स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर रूट करेंगे। अब ये फॉर्मूला एग्जैक्टली कहाँ से आया है ये भी मैंने समझाया हुआ है मेरे क्लाउड कंप्यूटिंग का पहला लेक्चर, जो हमारे रिसर्च माइंड्स का पहला लेक्चर था, उसमें मैंने इक्लूडेड डिस्टेंस का बेसिक समझाया था बिल्कुल ही, कि ये फॉर्म कहाँ से होता है, कैसे हम ये कैलकुलेट करते हैं। अब सपोज कर लो या कुछ, अगर तुम्हारे पास दो पॉइंट है ना, तो तुम इसको हमेशा डिस्टेंस फार्मूला बोलते हो, इसको कार्टेशियन डिस्टेंस सिस्टम से निकाला जाता है, ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब अगर सपोज करो तुम्हारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बढ़ गए, जैसे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, F1 है, F2 है और F3 है, ठीक है। और इधर भी है F1 बार F, या इसको सेंट्रोइड है, F1x मान लो इसको, F2x और F3x, ये सेंट्रोइड पे है, ठीक है। तो तीन पॉइंट होंगे ना, तो ये क्या होगा, अगर यहाँ पे z होता तो हम करते Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। अगर और ये सारा कुछ प्लस में चलता जाएगा। अगर मान लो एक और पॉइंट हो जाता है P1 P2, तो P2 माइनस P1 होल स्क्वायर, ये ऐसा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, और इसको तुम इक्लूडेड डिस्टेंस के नाम से जानते हो, ठीक। तो इतना हमको क्लियर हो गया। अभी हम वापस अपनी बेसिक प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, ठीक है। सो अभी हमने यहाँ पर क्या करा कि हमारे फर्स्ट रो का हमने C1 के साथ में, अब C1 के पास भी F1 F2 F3 हैं, और मेरे फर्स्ट रो के पास भी F1 F2 और F3 हैं। इनकी वैल्यू अलग अलग होगी ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो इसका इसके साथ में आपने क्या करा, इक्लूडेड डिस्टेंस निकाला, तो ये हमने इक्लूडेड डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब यही प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर जो फर्स्ट रो है, ठीक है ना, उसका जो तीनों पैरामीटर है F1 F2 F3, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सेकंड सेंट्रोइड के साथ भी हम, जिसके पास भी F1 F2 और F3 होंगे, इसके साथ भी आप क्या करोगे, इसका इक्लूडेड डिस्टेंस निकालोगे। तो ये तुमने क्या करा, इक्लूडेड डिस्टेंस निकाला यहाँ पर, ठीक है। और यही सेम काम तुम क्या करोगे, यही सेम काम हम थर्ड के लिए भी करेंगे, मतलब फर्स्ट रो का इक्लूडेड डिस्टेंस तुम निकालोगे C3 के साथ में, तो ये इक्लूडेड डिस्टेंस यहाँ पे निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे इक्लूडेड डिस्टेंस ऑब्वियसली ये कार्टेशियन सिस्टम है, तो ये कोई नंबर आएगा, कोई वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे सपोज करो ये वैल्यू मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है 202, ठीक है, 202 यूनिट, ठीक है। ये अभी कहने की बात है, ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि तुम्हारा डाटा क्या है, तुम्हारी वैल्यूज क्या है, ठीक है। और ये सेकंड के साथ में इसका डिस्टेंस आ गया सपोज करो 190, और तीसरे में जब तीसरे सेंट्रोइड के साथ तुमने निकाला तो इसका आ गया 420, सपोज कर लेते हैं 420, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, देखो, हम स्टेबिलिटी के लिए हमेशा मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जिसके साथ सबसे कम दूरी बैठे, ऑब्वियसली वो मेरा घर होना चाहिए। कोई जिसके साथ ज़्यादा दूरी होगी उसके साथ उसको नहीं रखेंगे। तो अभी के लिए क्या किया इसने कि देखो C2 के साथ में इसका सबसे कम डिस्टेंस आया, तो इसने क्या किया, 1 को C2 में रख दिया, ठीक है। 1 तुम्हारा C2 के अंदर में चला गया, ये C1 है तुम्हारा, ये C2 है और ये C3 है, ठीक है। तो वन कहाँ चला गया मेरा, वन चला गया मेरा
C2 के अंदर में इसी तरह से टू का भी कैलकुलेट करेगा। सपोज कर लो टू यहाँ आ गया, इसी तरह से थ्री का भी कैलकुलेट होगा, फोर का भी कैलकुलेट होगा। तो बाय द एंड ऑफ वन प्रोसीजरल, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, 11 12 15 मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली प्लेस हो ही जाएंगे। ठीक है, अब कमाल देखो यहाँ पे क्या है। कमाल ये है दोस्त कि देखो पहले जो था तुम्हारा डेटा डिस्टॉर्टेड था, अब तुम्हारे पास तीन क्लस्टर्स हैं। ऑल्दो ये अभी सेट क्लस्टर्स नहीं है, क्योंकि आपने जो सेंट्रोइड लिया था वो रैंडम लिया था। तो C1 C2 C3, और C1 में भी कुछ नंबर होंगे, मतलब कुछ आइडेंटिटीज होंगी, और C2 में भी कुछ आइडेंटिटीज होंगी। ये किसी भी क्रम में आ सकते हैं, तो जिसके साथ इसका डिस्टेंस सबसे कम होगा उसके साथ उसका कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है ना, ये सपोज कर लो ऐसे हमने बना लिया अभी के लिए फॉर द टाइम में। ठीक, अब देखो जो C1 है वो सेंट्रोइड है, और सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है, वो अपने जो उसके ग्रुप के मेंबर्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो अब मेरा क्या होगा, मेरा सेंट्रोइड शिफ्ट होगा, समझ रहे हो, सेंट्रोइड की शिफ्टिंग होगी। तो शिफ्टिंग कहने का मतलब क्या है, अब मेरा सेंट्रोइड, पहले जो मेरा पहली बार में जो मेरा सेंट्रोइड था, वो मेरा सेंट्रोइड क्या था, रैंडम था। लेकिन सेंट्रोइड तो वो होना चाहिए जो उसके ग्रुप के एलिमेंट्स का हो। तो अब F1 F2 F3 जैसे कि मेरे तीनों फीचर्स हैं, ठीक है ना, हर एक रो के। तो अब C1 के अंदर में जो जो मेरे पास आइडेंटिटीज पड़ी है, जैसे अगर अभी हम यहाँ वाला एग्जांपल देख रहे हैं, तो इसमें 1 2 4 एंड 5 है, बराबर है। तो 1 2 4 और 5 का जो एवरेज वैल्यू होगा, जो मीन वैल्यू होगा, अब वो इसका सेंट्रोइड बनेगा। अभी देखो ना, जैसे सपोज कर लो कि तुम्हारे पास वन के पास F1 F2 F3, F1 की वैल्यू सपोज कर लो 20 है, F2 की वैल्यू सपोज कर लो 30 है, और F3 की वैल्यू सपोज कर लो 40 है। सो दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3। अब इसमें 2 3 4 भी आए थे, ठीक है। तो इनकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, सपोज कर लो इसकी 10 है, इसकी 40 है, इसकी 30 है, यहाँ पे भी मान लो 20 है, यहाँ पे मान लो 10 है, यहाँ पे मान लो 30 है। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ कुछ ले लेते हैं, रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ अभी मैं, कोई भी ऐसा सर्टेन वैल्यू नहीं है, कुछ भी ले रहा हूँ। ठीक है, 30 जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये ऐसी वैल्यू होगी। तो अब जो इसका सेंट्रोइड बनेगा ना, पहले जो भी इसका F1 F2 F3 जो भी इसका सेंट्रोइड था, ये इसका सेंट्रोइड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि रिप्लेस हो जाएगा। तो अब जो इसका सेंट्रोइड बनेगा वो क्या बनेगा, इन तीनों के एवरेज वैल्यूज बनेंगे। तो इसका एवरेज कितना आएगा, 40 20 60 70 और 20 90, 90/4, और यहाँ पे 40 30 70 80 और 30 110, 110/4, और ये 40 30 70 30 100 और 140/4। समझ गए। तो ये सपोज कर लो 20.235 कुछ ऐसे करके जो भी वैल्यू आती है, मैं एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे 25 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी, 25 या 26 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी, 26 भी नहीं आएगी शायद, 27 या 28 आ जाए। और यहाँ पे भी मेरे को कितना आ जाएगा, मेरे पास 30 के ऊपर की वैल्यू आएगी, सपोज कर लो 35 आ गई। ठीक है, तो अब जो मेरा नया C1 हुआ, यानी कि जो मेरा नया सेंट्रोइड हुआ, वो ये हो गया, मतलब इनका एवरेज हो गया जो भी इसकी वैल्यू बनती है। यही प्रक्रिया, सेम प्रोसीजर विल बी रिपीटेड विथ C2 एंड C3। मेरी बात समझे ना। अभी C2 के अंदर भी तो एलिमेंट होंगे ना, जैसे 16 18 हमने पिछली बार ले रखा था, पिछले पेज पे 20, कुछ भी हो सकता है जो उसके डिस्टेंस कैलकुलेशन में जो भी इसके साथ में पड़ता है। तो ये अब आप इसके जो तीनों एट्रीब्यूट होंगे, F1 F2 F3, ये तीनों के साथ में फिर वापस इसका सेंट्रोइड शिफ्ट होगा, फिर इसका भी F1 F2 F3। तो अब यहाँ पे जो बनेगा, अगर इसको आप करने जाओ फॉर्मूला से, तो यहाँ पे जो बनेगा वो समेशन I1:n, n हो गया जो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटीज हैं, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटीज, ठीक है, इस क्लस्टर के अंदर में, और जो भी f की वैल्यू है डिवाइडेड बाई n। समझ गए ना, फॉर ईच कॉलम। ठीक है, फॉर ईच कॉलम, कॉलम को अगर जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर ईच कॉलम। ठीक है, ये फॉर ईच का सिंबल होता है, कई सारे मेरे दोस्तों को नहीं पता होता, तो ये बता दूं मैं आपको कि ये फॉर ईच का सिंबल है। ठीक है, अगर आप ए को उल्टा कर देते हो इसको ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड फॉर ईच। तो मेरा C1 भी कुछ और नया बन गया, मेरा C2 भी कुछ और नया बन गया, मेरा C3 भी कुछ और नया बन गया। तो अब C1 की वैल्यू मान लो यहाँ पे बदल गई, 30 40 50। ठीक है, C2 की वैल्यू भी बदल गई होगी, मान लो 40 20 60, और C3 की वैल्यू भी बदल गई होगी, तो मान लो 20 30 40। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं।
अभी तो कुछ भी ले रहा हूँ, ठीक है ना, एक्चुअल में जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ और आ सकता है, ठीक। तो अब मेरे पास कितने रोज थे, 1 to 100, ठीक है ना, मेरा सेंट्रोइड शिफ्ट हो गया। अब जो भी एलिमेंट जिस भी सेंट्रोइड में था पिछले आइटरेशन तक, उससे इसका कोई लेना देना अब नहीं रह जाएगा। अब वापस से यही प्रक्रिया चालू होगी। तो 1 का वापस से C1 के साथ इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालेंगे, 1 का वापस से तुम्हारे C2 के साथ में हम इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालेंगे, और 1 का वापस से C3 के साथ में इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालेंगे। मतलब ये प्रोसीजर रिपीट होगा, ठीक है। तो अगेन फिर कोई डिस्टेंस आएगा, फिर उसमें से तुम ये D1 आ गया, ये D2 आ गया, और फिर ये D3 आ गया, ठीक है। अगेन इसमें से हम फिर मिनिमम डिस्टेंस चूज करते हैं, और जिसके साथ में ये होएगा मिनिमम, उसमें उसको प्लेस कर देंगे। तो आप मेरे को बोलोगे कि सौरभ ये हम कितनी बार करता रहेंगे, ये प्रोसीजर कितनी बार रिपीट करेंगे, और इसको क्या कहते हैं? ये बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। चलो, सवाल तो मैं खुद ही पूछता हूँ, बट आपके बिहाफ से मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में ये सवाल कौन देगा या उठेगा, तो मैं उसका जवाब आपको पहले ही दे दूँ, ठीक। तो अब जैसे सपोज करो कि 1 जो था मेरा, जो फर्स्ट रिकॉर्ड था, वो पहली बार में C1 में गया था, अगली बार में ये C2 में शिफ्ट हो गया, फिर C3 में शिफ्ट हो गया, और फिर उसकी अगली बार फिर ये C3 में ही रहा, फिर वापस से C3 में ही रहा। ऐसी ये प्रक्रिया, ये जब तुम्हारे 100 के 100 आइडेंटिटीज के साथ में पूरी हो जाएगी, यानी कि ये अपने क्लस्टर से हिलेगा नहीं। अभी यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे शिफ्टिंग होगी ना, पहले वो C1 में था, ठीक है, तुमने दोबारा से सेंट्रोइड शिफ्ट किया तो वो C1 से उठ करके मिनिमम डिस्टेंस C2 के साथ आ गया होगा। मैंने सिर्फ लिखने के लिए ये लिखा है, एक एग्जाम्पल भी प्रैक्टिकल देखेंगे तो पता चल जाएगा। और वापस से ये C3 के साथ में निकला होगा, तो अब C3 में शिफ्ट हो गया, ठीक है, फिर C3 के साथ वापस निकला तो C3 में ही रहा, यानी C3 के साथ ही उसका सबसे कम डिस्टेंस आया होएगा, फिर वापस से C3 के साथ ही आया। तो ऐसा 1 के साथ हुआ, और ऐसा जब तक तुम्हारे हर एलिमेंट के साथ में नहीं हो जाता है, सपोज करो वो किसी ना किसी में स्टेबल नहीं हो जाते हैं, तब तक ये प्रक्रिया चलते रहेगी, और ये सबके साथ चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि जो स्टेबल हो गया फिर उसको कैलकुलेट नहीं करना। जब तक सबके साथ सेम प्रोसीजर जो लग करके मेरे पास सेम रिजल्ट नहीं आता, तब तक हम ये प्रोसीजर रिपीट करते रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस जो लगेंगे मेरे बंधु, टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन जो हमारे लग रहे हैं, आइटरेशन क्या हुआ, मतलब एक बार जब तुमने इक्विवेलेंट डिस्टेंस कंप्यूट किया, तो वो दैट इज 1 आइटरेशन। तो उस टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन जो तुम्हारे लगेंगे, वो उसको कन्वर्जेंस बोलते हैं, कि मेरा जो ग्राफ है मेरा कब कन्वर्ज हो रहा है। कन्वर्ज होने का मतलब उसको स्टेबिलिटी कब हासिल हो रही है, ठीक है ना। इस स्टेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत बार उठता है, ठीक है, कि आपकी स्टेबिलिटी की एनालिसिस क्या है। तो देखो, स्टेबिलिटी की एनालिसिस जो होती है वो किसी पैरामीटर के बेस पे होती है। तो इधर जो होगा, जो तुम्हारा एक्स एक्सिस है, वो किसी आइटरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, आइटरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे सपोज करो तुम मीन स्क्वायर्ड एरर ले रहे हो, ठीक है ना, मीन स्क्वायर्ड एरर की कोई वैल्यू आएगी, तो कभी ना कभी कोई मीन स्क्वायर्ड एरर जो होगा वो सटल हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि इससे ना ज्यादा होगा ना इससे कम होगा। तो हम इसको बोलते हैं कि ये मेरा वैलिडेटेड है, यानी कि इससे कम मेरी जो वैल्यू है वो अटेन नहीं हो सकती। इसी चीज को तुम ग्रेडियंट भी बोलते हो। कई सारे मेरे बंधु मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर ग्रेडियंट क्या होता है। तो ग्रेडियंट इज नथिंग, अगर तुम्हारा x कोई पैरामीटर है, उसको तुम किसी टाइम इंटरवल के अगेंस्ट में ले रहे हो, तो dx/dt इज योर ग्रेडियंट। तो हमको ग्रेडियंट देखना पड़ता है कि मुझे मिनिमम ग्रेडियंट कहाँ पे अचीव हो रहा है। बहरहाल, अभी हम के मीन्स की बात करें तो के मीन्स पे टिकते हैं। तो के मीन्स जितने भी आइटरेशंस में कंप्लीट होता है, उसको उसका कन्वर्जेंस बोलते हैं। वो इतने आइटरेशंस में कंप्लीट हो गया, और वो स्टेबिलिटी आपके एलिमेंट की दे देता है, ठीक। तो C1 और C2 और C3 मेरे लास्ट में फॉर्म हो जाएंगे, और हर आइडेंटिटी के साथ में उसका रिटर्न, आप देखो, जो फाइनल जो तुम्हारा सेंट्रॉइड बनेगा वो, और जो तुम्हारे उस रो की जो क्लस्टर की इंडेक्स होगी वो, ये मेरे के मीन्स की आउटपुट होती है, ठीक। तो के मीन्स के इनपुट और आउटपुट हमारे क्या हो गए। वो इनपुट जो था मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा के मीन्स का इनपुट, एक तो वो डाटा, ठीक है, डाटा तुम्हारा m×n के फॉर्मेट में होना चाहिए, n नंबर ऑफ फीचर्स, m नंबर ऑफ आइडेंटिटीज, और के यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर्स जितने तुमको डिफाइन करने हैं। और जो आउटकम आएगा वो कैसे आएगा, आउटकम आएगा तो आउटकम में दो चीजें आएंगी। एक तो सबसे पहली बात कि क्लस्टर इंडेक्स किसी का क्या है, ऑब्वियसली हम इसको क्लस्टरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्लस्टर इंडेक्स क्या है, और इस क्लस्टर इंडेक्स का फाइनल सेंट्रॉइड क्या फॉर्म हुआ है। इस सेंट्रॉइड को लेकर के काफ़ी सारे काम किए जा सकते हैं बाद में, ठीक है ना, रिलेशन बिल्डिंग में या कोई रिलेशन निकालने के लिए, ठीक। तो ये मेरे क्लस्टर्स इनपुट और आउटपुट का सिस्टम हो गया, ठीक है। अब अगर इसको
तुम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना चाहो, अगर तुम इसको प्रैक्टिकली करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आज की डेट में हमारे पास जो है वो काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हैं। ठीक है। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में कोई ना कोई लाइब्रेरी आती है जिसके अंदर में ये सारी चीज़ें दी गई होती हैं। चूंकि अभी हम मैटलैब का लेक्चर चला रहे हैं, ठीक है ना, तो हम मैटलैब पे ही फोकस करेंगे और मैटलैब के ही संदर्भ में हम इसको बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे लेक्चर का ही फोल्डर है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने पहले जो 4 लेक्चर्स पढ़ाए हैं आपको, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखते तो आपको बेसिक्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है। तो आज हम एक नई स्क्रिप्ट फाइल लेते हैं और एक के मीन्स एल्गोरिदम उसका हमने नाम दिया है। ठीक है। अभी देखो मैटलैब के अंदर में जो के मीन्स है वो स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग के अंदर में आता है। ठीक। तो हम आज मैटलैब का टूल बॉक्स यूज करेंगे, बट मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इसको प्रैक्टिकली एक छोटा सा एग्जांपल ले करके आप इसको मैनुअली प्रोग्राम करके देखिए, और अपने प्रोग्राम का जो आपके प्रोग्राम का जो आउटकम है उसको टूल बॉक्स के आउटकम के साथ में आप कंपेयर कीजिए और देखिए कि आप कितना एक्यूरेट प्रोग्राम कर पाते हैं। जो इसका प्रोग्राम बना लेगा उसको मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट टेम्पर है, और आप अपना प्रोग्राम बनाइए और मुझे मेल कीजिए कि सर मैंने ये प्रोग्राम बनाया है, मैं देखूंगा, जो चेक करूंगा, और अगर आपने बना लिया तो आपको गिफ्ट टेम्पर हमारी तरफ से मिलेगा लिमिटेड टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि साल बाद कोई लेक्चर देख रहे हैं और साल बाद आप प्रोग्राम बनाए। ठीक है। अभी अगर आप विद इन अ मंथ मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम बना के देते हैं मैटलैब के ऊपर में, तो आपको एक गिफ्ट टेम्पर फॉर श्योर पक्का मेरी तरफ से आएगा। ठीक। तो अब मैंने अगर पहले किसी लेक्चर में नहीं बताया है तो मैं आपको इस लेक्चर में बता देता हूँ। देखिए मैटलैब का जो कंप्यूटेशन प्लेटफॉर्म है ना, ये रिसर्च को लेकर के काफ़ी डेडिकेटेड है। तो रिसर्च में आपको मालूम है कि आपको किसी भी चीज़ पे काम करना है तो आपको डेटा चाहिए। ठीक है। तो मैटलैब ने बाय डिफ़ॉल्ट कम से कम 40-50 डेटा सेट्स इस अपने सिस्टम के अंदर में दे रखे हैं, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं या सीख सकते हैं। और ये डेटा सेट काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं, तो सेग्रीगेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है। इसी तरह से एक डेटा सेट है जिसका नाम है फिशरीज। ठीक है। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट फाइल्स का जिक्र किया है कि मैट फाइल्स कैसे सेव होती हैं, कैसे चलती हैं। जैसे ये 2 मैट फाइल्स हमने बनाई थी, इसको डबल क्लिक करके देखा था। जो हमारे प्रीवियस प्रोग्राम है उसको हम सीधा सीधा ये ले लेते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि तो जब भी मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा एक कमांड विंडो के अंदर में, ये मेरा कमांड विंडो है, ये कमांड मेरे कमांड विंडो के अंदर में ऑटोमेटिकली राइट हो जाता है। यानी कि मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखो ये कौन सा कमांड ले रहा है, ये लोड की कमांड ले रहा है। लोड में जिस मैट फाइल पे मैंने क्लिक किया था वो मैट फाइल मेरी वहाँ पे उसके जो भी वैल्यूज थे वो वहाँ पे डिस्प्ले हो गए। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कोई डाटा सेट लोड करना है तो मुझे लोड लिखना पड़ेगा। और फिशरीज नाम से मैं डेटा सेट आपको बोल रहा हूँ, तो वो देखो फिशरीज डॉट मैट करके मैटलैब के अंदर में डेटा सेट है। मैंने एंटर मारा। अभी फिशरीज डेटा सेट क्या है, देखिए ये फ्लावर्स का डेटा सेट है। 3 तरह के फ्लावर्स मैटलैब ने यानी मैथवर्क्स ने आपके लिए बना करके दिए हैं उनके एट्रीब्यूट्स के साथ में। ठीक है। तो एक मीस नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर में 150 सैंपल और 4 फीचर्स दिए हुए हैं। अगर तुम यहाँ पे देखोगे वर्क स्पेस के अंदर में, तो यहाँ देखो ये मीस नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर 150 क्रॉस 4 है, 150 सैंपल है कुल, इसलिए 150 का रो दिया हुआ है। और 4 हर एक सैंपल के 4 फीचर्स लिए गए हैं। तो इसमें कौन कौन सा तरह के जो फूल लिए गए हैं, जो फ्लावर लिए गए हैं, तो इसमें 3 है, वर्जिनिका, वर्सिकलर और सटोसा। ठीक है। तो जो फर्स्ट 50 आइडेंटिटीज हैं वो देखो इसने ग्रुप करके दे रखा है। फर्स्ट 50 आइडेंटिटीज हैं वो सटोसा की हैं, और 51 से लेकर के जो तुम्हारे 100 तक है वो वर्सी कलर है। उसके बाद वर्जीनिका आएगा। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ 90, 100, ठीक ठीक 100 तक तुम्हारा वर्सी कलर हो गया, और 101 से लेकर के 150 तक मेरे पास वर्जीनिका है। इन्होंने ये लेबल करके दे रखा है। अगर तुम डाटा देखोगे ना तो डाटा की जो वैल्यूज है ना वो काफ़ी डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। जैसे अगर तुम फर्स्ट कॉलम को ध्यान से देखो, ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम की जो रेंज है वो 5.1, 4.4, अब हम 50 के ऊपर चलते हैं। ये 50 है यहाँ पे, और 50 से जैसे ही स्विच हुआ 51 हुआ, यानी पे यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मेरा 51 पे मेरा स्पीशीज चेंज होता है। ठीक है ना। तो उसकी प्रॉपर्टी देखो अलग है।
51 आ गया। 51 पे वर्सिकलर है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू देखने जाऊं तो देखो 51 पे ये रेंज चेंज हो गई। तो ये काफी सेग्रीगेटेड डेटा है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम अपने इस डेटा सेट को लोड कर लेते हैं, लोड फिशरीज डॉट मैट। ठीक है, तो अब मेरे पास ये मीस और स्पीशीज दोनों ही वेरिएबल यहाँ पे लोड हो जाएंगे। हमारे प्रीवियस कमांड CLC क्लियर ऑल एंड क्लोज ऑल। जिन मेरे दोस्तों ने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं 1 2 3 4, उनको CLC क्लियर और क्लोज ऑल का मतलब नहीं पता होगा। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, लेकिन आपसे ये विनती है कि आप वो लेक्चर्स देखिए ताकि आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आए। ठीक, तो CLC क्या करता है भाई, तुम्हारे स्क्रीन के जो कुछ भी पहले से लिखा हुआ होगा, जैसे मैं यहाँ पे CLC लिख दूं तो ये इसको खाली कर देगा। ठीक, क्लियर ऑल से मेरे रेफरेंस वेरिएबल क्लियर होते हैं। सो क्लियर ऑल मैंने लिखा, एंटर मारा, वो उधर देखो दोनों स्पीशीज और उसकी प्रॉपर्टी वाला ये चला गया। और अगर तुम्हारा कोई फिगर वगैरह खुला हुआ है जो पहले से तुम काम कर रहे होगे, तो तुम मैनुअली तो क्लोज करोगे नहीं, तो क्लोज ऑल लिखा तो देखो फिगर मेरा चला गया। ठीक है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे ही लोड होगा, अभी हम वापस से यहाँ पे लोड कर लेते हैं, तुमको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। लोड फिशरीज डॉट मैट, ठीक है। तो अब हम इसको स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग से करने जा रहे हैं, तो मैं लिखूंगा एक, तो देखो के इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि देखो मैंने आपको बताया था मेरे लेक्चर के अंदर में, जब हम वो अभी मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट आपका कवर कर रहा था, कि ये मुझे दो चीजें रिटर्न में देगा। एक तो ये मुझे देगा कि आपके क्लस्टर का इंडेक्स क्या है, और दूसरा उसका सेंट्रोइड क्या है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे के इंडेक्स, कहने का मतलब ये कि मुझे मेरे आइडेंटिटी का इंडेक्स दे दो। और के सेंट नाम से एक मैंने वेरिएबल ले लिया जिसमें मुझे सेंट्रोइड रिटर्न होकर के आएगा। ठीक, तो मैं इसमें दे रहा हूँ के मीन्स। और के मीन्स तुम जैसे देखो, के एम लिखता हूँ, और ये देखो अगर तुमने लिखा तो ये के मीन से, अब तुमने के मीडियोइड सुना होगा, तो अगर मीन की जगह तुम मीडियोइड लगाओगे तो के मीडियोइड्स बन जाएगा। ठीक है, क्लस्टरिंग के और भी बहुत सारे एल्गोरिदम है, फजी लॉजिक से भी क्लस्टर कर सकते हैं, फजी सीमिंग करके एल्गोरिदम आता है, बट के मीन्स जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल एल्गोरिदम टू क्लस्टर द डेटा इनटू एन नंबर ऑफ ग्रुप्स, या एम नंबर ऑफ ग्रुप्स, या के नंबर ऑफ ग्रुप्स। ठीक, तो के मीन्स, और डेटा मेरे पास क्या है, ये मीस नाम का डेटा है, तो मैं इसको MEAS पास कर देता हूँ, चूंकि मैंने फिशरीज को वहां पे लोड कराया है। और तीन क्लस्टर्स हैं, अभी तो मुझे पता है कि इसके अंदर तीन क्लस्टर्स हैं, नहीं तो एक एल्गो मेथड आता है जिससे तुम निकाल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं। एक मैं आपको लेक्चर ऐसा बना दूंगा जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सको कि आप के की वैल्यू को कैसे सेट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए अलग से तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, तो आपके जो सवाल है आप मुझे मेल करो, ठीक है ना। मैं आपको जितना पॉसिबल होता है वो बता करके देने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो ये मेरे पास के मीन्स को मैंने यहाँ पे निकाला, इसको मीस लगाया, मीस मेरा वेरिएबल है, और तीन नंबर ऑफ क्लस्टर्स। देखो मैंने इसमें इसको ग्रुप नहीं दिया कि कौन कौन सा किस ग्रुप में है, क्योंकि ये तो हमें निकाल करके ही देना है। ठीक है, तो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं हम। देखो चूंकि इसमें चार प्रॉपर्टीज हैं, तो मेरे को भी रिटर्न में चार ही प्रॉपर्टीज का सेंट्रोइड आएगा। मैं एक ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा। देखो ब्रेक पॉइंट ना मुझे हमेशा पूछा जाता है कि ब्रेक पॉइंट क्या होता है। ठीक है, आप वैल्यू कैसे चेक कर लेते हो, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया। देखो ये जो ब्राउन कलर की, जो लाइट ब्राउन कलर की आपको स्ट्रिप दे रही है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ब्रेक पॉइंट। जहां पे भी आपको इस तरह का डैश दिख रहा है, वहां पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो दैट विल अप्लाई अ ब्रेक पॉइंट। ये जब रन करूंगा तो ये रेड हो जाएगा, एंड इट विल प्रोवाइड मी जो आपका कंपाइलर है वो वहीं तक चलेगा, और उस लाइन तक चलने से पहले जो कुछ भी एग्जीक्यूट हुआ होगा वो मुझे रिटर्न में आ जाएगा। ठीक, तो अगर मैं देखो के मीन्स मैंने यहाँ पे लिखा था, ये देखो मेरे 150 क्रॉस 4, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये 150 क्रॉस 4 का एट्रीब्यूट सेट है, तो यहाँ पे वेरिएबल एक्सप्लोरर में तुमको दिख रहा है। और ये इसने मुझे रिटर्न में क्या दिया है, के इंडेक्स। तो कितने इंडेक्सेस होंगे, जितनी आइडेंटिटी तुमने पास करी, यहाँ पे 150 आइडेंटिटी पास करे तो मुझे इंडेक्स भी 150 ही मिलेंगे। तो के इंडेक्स में देखो 150 क्रॉस 1, यानी कि 150 वैल्यूज उसने रिटर्न करी हैं। और सेंट्रोइड जो कि मैंने तीन बोले हैं, तो मुझे तीन सेंट्रोइड मिलेंगे, और हर सेंट्रोइड के चार एट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि हमारा जो डेटा सेट है उसके चार एट्रीब्यूट है। तो ये देखो तीन सेंट्रोइड है, क्योंकि मैंने वहां पे तीन पास किया है, और हर सेंट्रोइड के चार एट्रीब्यूट है। ठीक, अगर मैं इसको थोड़ा सा पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करके देखूं, ठीक है, तो हम इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा,
एक लूप लगाते हैं ताकि हम अलग अलग प्लॉट कर सके। I1:2, यहाँ पे ना एक के नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें 3 डाल देते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला कि अगर आपको चाहिए इसके ऊपर लेक्चर कि आप कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स में किसी डेटा को बांट सकते हो और ये कैसे बांटा जा सकता है, इस मेथड के ऊपर मैं आपको डिटेल में लेक्चर चाहिए तो मेरे को कमेंट में लिखो, मैं इस पे लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम GUI पे बात करेंगे और एक क्यू लर्निंग का अलग से लेक्चर आएगा, और फिर हम पॉडकास्ट की बात करेंगे। पॉडकास्ट हमारे बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, हम पूरा सीरीज बना रहे हैं, बट अभी उसमें समय लगेगा, उसका वेट करो आप। अभी फिलहाल हम के मीन्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो 1:k यानी कि 1 से लेकर के ये 3 तक चलेगा, क्योंकि मेरे के की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो मैंने एक फिगर लिया हुआ है और फिगर के बीच में मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्लॉट करता हूँ। ठीक है, तो प्लॉट हम क्या करना चाहते हैं, देखो मेरा जो मीस है ना, ये मेरे फीचर्स हैं। ठीक है, तो इसमें से, ठीक है ना, इसके कौन कौन से रोज में कौन कौन से रोज चाहिए। ठीक है, तो एक हम फाइंड कमांड इस्तेमाल करेंगे आज। फाइंड कमांड आप नया सीखोगे, फाइंड आपने पहले नहीं सीखा है, तो पहले हम फाइंड कमांड को यहाँ पे कमांड विंडो में चेक कर लेते हैं कि भाई क्या होता है। तो सपोज करो एक्स एक मेरा डेटा है, रैंड कमांड में आपको बता चुका हूँ, और ये 4 सेट का डेटा, 4 एलिमेंट्स का डेटा है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मुझे ढूंढना है कि x में 0.1551 कहाँ पे है। ठीक है, तो मैं कहूंगा f नाम से कोई वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल टू फाइंड, और फाइंड हमको कहाँ क्या ढूंढना है, x, और x के अंदर मुझे क्या ढूंढना है, 0.1551। ठीक, एंटर मारो, और वो कह रहा है अच्छा ये डबल प्रिसीजन का चक्कर है। तो अभी देखो इसको ना इंटीजर से ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि x को एक, वो इसलिए है क्योंकि आप डेसिमल में वैल्यू जनरेट हो रहा है, वो इंटीजर ढूंढ रहा है। तो हम ऐसे लेते हैं एक्स रैंड 1,4 × 10 और इसको राउंड कर देते हैं, तो मुझे इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी, ढूंढना आसान हो जाएगा। अभी उसको भी कर सकते हैं लेकिन उसको ऑल्टर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और अब देखो एक्स में मेरे पास ये है, तो अब मैं फाइंड एफ इज इक्वल टू फाइंड एक्स डबल इक्वल्स टू 9। ठीक, तो देखो थर्ड आया है इंडेक्स, एफ के अंदर 3 आ रहा है, तो ये अभी सिर्फ इंडेक्स दे रहा है। ठीक है ना, यानी कि 7, 7, 9, तीसरा स्थान आपको पता है मैटलब में इंडेक्सिंग 0 से नहीं होती। अब देखो यहाँ पे 7 जो है वो मेरे पास 2 बार जनरेट हो गया है, तो अगर मैं इसमें 7 ढूंढूंगा तो ये मुझे 2 रिटर्न करेगा, 1 और 2। ये आ गया 1 और 2, मतलब जहां जहां पे जो वैल्यू होगी वो तुम रिटर्न में न्यूमरल सीधा सीधा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवा सकते हो। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि f1 इज इक्वल टू फाइंड जो के इंडेक्स है, इसमें मेरे मतलब उसकी आइडेंटिटी का सेंटर, जो क्लस्टर का वैल्यू है वो है, तो हम कौन सा क्लस्टर इसमें से ढूंढना चाहते हैं, हम ढूंढेंगे ith क्लस्टर, यानी कि जिसमें हम चल रहे हैं, यानी इन सारे आइडेंटिटीज को पहला क्लस्टर असाइन हुआ होगा। ठीक है ना, अभी के लिए एक सिंपल सा यहाँ पे हम ये लगा के इसको ब्रेक पॉइंट लगा के चेक कर लेते हैं। ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगाया, ठीक, और यहाँ पे ये देखो रन पे क्लिक करो। जब तुम रन पे क्लिक करोगे तो जहां जहां तुमने ब्रेक पॉइंट लगाए होंगे वो वहां रुकेगा। अगर तुम ब्रेक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हो तो ये देखो यहाँ पे स्टेप का ऑप्शन है। अगर मेरा कर्सर तुम ऊपर को देखो, यहाँ पे स्टेप का ऑप्शन है। अभी देखो स्टेप करूंगा एक, पहले सबसे पहले मेरा फिगर ड्रॉ होगा, क्योंकि मैंने एक फिगर ड्रॉ किया था, वहां पे फिगर लिखा है, फिगर से एक फिगर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू अभी देखो इसमें 1 होगी, आई के सामने वहां पे 1 लिख के आया है, जब तुम कर्सर लेके जाओगे तो वैल्यू दिख जाएगी। तो ये के इंडेक्स में मैं कह रहा हूँ कि भैया मुझे ढूंढ के दो कि तुम्हारा 1 कहाँ कहाँ पे है, तो ये स्टेप करो। अब ये देखो ये तुमको बता रहा है कि 39 इंडेक्सेस हैं जहाँ पे आपको 1 है। 39 ना के मीन्स ने बताया, एक्चुअल में उसमें 50 है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कितना को के मीन्स को डिस्प्यूट पैदा होता है। ठीक है, तो ये मेरा F1 में मेरे पास 39 आइडेंटिटीज आ गई एज पर के मीन्स। जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो स्पीसीज में दी हुई है, तो हम F1 के अंदर में मेरे पास क्या आएगा, वो आइडेंटिटीज आएंगी, वो नंबर आएंगे। तो हम F1 के फर्स्ट कॉलम को ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में पहला फीचर है, और मीस के F1 के सेकंड कॉलम को ले लेते हैं, और ये मेरा सेकंड कॉलम है, और इसको रिप्रेजेंट कर दो तुम x से, सपोज कर लो। ठीक, और एक्स लेबल जो है दैट इज फीचर वैल्यू 1, क्योंकि तुम यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के अगेंस्ट में प्लॉट कर रहे हो, एंड वाई लेबल इज फीचर वैल्यू
टू, ठीक है ना। और मुझे तीन यहाँ पे लीजेंड्स दिखाने हैं। लीजेंड क्या होता है, अगर कुछ तुमको फिगर के ऊपर लिखना हो कि कौन सी चीज़ कैसे है, तो लीजेंड्स को एम्प्टी एक मैंने एरे ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लीजेंड्स के अंदर में लीजेंड्स ऑफ आई में डाल दो, कॉन्केटिनेट कर लेते हैं। कॉन्केटिनेट कैसे करते हैं ये हम समझ चुके हैं। क्लस्टर और नम टू एस टी आर, कौन से क्लस्टर पे अभी हम चल रहे हैं, आईएथ क्लस्टर पे चल रहे हैं, तो ये मेरे एक लीजेंड के अंदर में चला गया। और लीजेंड नाम का कमांड पास करो और उसके अंदर में लीजेंड्स वैल्यू दे दो, ठीक। समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी अभी तक कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने होल्ड ऑन नहीं लगाया तो ये हर बार एक ही ग्राफ प्लॉट करेगा। अभी होल्डन लगा दिया तो एक ही फिगर के ऊपर ये मल्टीपल ग्राफ्स प्लॉट कर देगा। अभी देखो ये अभी सिर्फ मेरा एक क्लस्टर प्लॉट हो रहा है, ये ब्लू कलर में मुझे दिख रहा है, तो ये क्लस्टर के फीचर वैल्यू 1 है। अब अगर तुम ध्यान में दोगे तो जो फर्स्ट फीचर है उसकी रेंज 7, 7.5, 8 तक है, ठीक है। ये देखो अगर यहाँ पे तुम जाओगे तो ये देखो 6.5 फर्स्ट फीचर है, ठीक है। यहाँ पे ये मैं इसकी प्रॉपर्टी देखो, अभी देखो ये जितनी वैल्यू तक इसका मैक्सिमम रेंज होगा, 7.7 मुझे यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ तुमको दिख रहा है कि 7.5, ये 7.7 के आसपास होगा, इधर 8 है, ये देखो वैल्यू कितनी आ रही है, 7.7 एग्जैक्टली, ठीक। सो ये बिल्कुल सेट है हमारा। अब हम क्या करते हैं, हम अपना सेकंड ये प्लॉट करेंगे, तो ये देखो वाई लेवल पे आ गया फीचर वैल्यू 2, और लीजन में मेरे सबसे पहले आया लिख के क्लस्टर 1, और यहाँ पे लिख के आ जाएगा 2। ये एरर आया क्यों, क्योंकि देखो मैंने स्पेलिंग लिखने में गलत की है। देखो वेरिएबल का ना तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, लेकिन जो वेरिएबल का जैसा नाम दोगे ना भाई, वैसे ही उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये मेरे नाम इंटैक्ट हो गए सारे, यहाँ पे भी लीजेंड्स है, यहाँ पे भी लीजेंड्स है। अब इसको रन करते हैं वापस से, फिगर बंद हुआ पहला, वापस से वही चीज़ प्लॉट हुई मेरी। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे ये लीजेंड्स है। अभी देखो मैंने लीजेंड दिया तो यहाँ पे देखो एक्स यानी कि ब्लू वाला मेरा क्लस्टर 1 आ गया। वापस स्टेप करते हैं, अब वो सेकंड को ढूंढेगा, तो इसके हिसाब से 32 इंडेक्सेस में सेकंड है, तो इसने क्या किया, इसने अब सेकंड को भी प्लॉट कर दिया। अब आप देख सकते हो कि सेकंड अलग प्लॉट हो रहा है, वो वहाँ पे एक्स अलग एक मेरा प्लॉट हो रहा है। इस फिगर को देखो, यहाँ पे ये एक्स अलग प्लॉट हो रहा है, ठीक है। और ये मेरा वापस से एक्स लेवल वाई लेवल वही रहेगा, और मेरा सेकंड क्लस्टर आ गया। अब अगर तुम वहाँ पे देखोगे तो मेरे पास एक ऑरेंज कलर का एक्स लिख के आया, दैट इज माई सेकंड क्लस्टर, ठीक है। अब अगर मैं तीसरे को ढूंढूंगा तो ये तीसरे को प्लॉट किया इसने, ठीक है। और यहाँ पे मेरा थर्ड जो है मेरा क्लस्टर 3 लिख के आ गया। इसकी ना लाइन विड्थ थोड़ी सी मोटी कर देते हैं ताकि तुमको साफ साफ दिखे। तो लाइन विड्थ कहने का मतलब क्या होता है ये आपको पता है, अब तो मैंने कुछ नया नहीं बताना इसमें, ठीक। तो एक बार यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं और एक बार वैसे ही सारा प्रोग्राम ऐसे रन कर देते हैं, देखते हैं कि हमारे पास आउटकम में क्या आता है। अब अगर तुम देख सकते हो तुमको साफ साफ ब्लू रेड एंड येलो कलर में ये दिख रहा है। मैंने सिर्फ एक्स दिया था, वो ऑटोमेटिकली एक नया कलर उठा लेगा, जितनी बार भी तुम रन करोगे वो उतनी बार तुमको ये फिगर बना करके देगा। अभी देखो इस बार इसने ब्लू रेड ऑरेंज उठाया, अगर मेरे पास चौथा एलिमेंट होता तो ये चौथा कलर भी अपने आप उठा लेता, ठीक है। इसको ऐसे वापस से रन करते हैं, ठीक। अभी देखो वापस से ये रन हो गया और वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी लाइन विड्थ को थोड़ा सा कम कर देते हैं और साथ में हम इसके सेंट्रोइड्स भी प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो होल्ड ऑन करो, और जो के सेंट है यानी इसके अंदर में सेंट्रोइड होंगे, तो इसका जिस रो को तुम लेके चल रहे हो उतने ही नंबर ऑफ सेंट्रोइड होंगे। तो आईएथ रो का पहला फीचर, ठीक है। और इसको प्लॉट कमांड लगाएंगे पहले, प्लॉट के सेंट के आईएथ रो का पहला फीचर, फिर के सेंट के आईएथ रो का दूसरा फीचर, क्योंकि ऊपर हम एक और दो ले रहे हैं, और इसको तुम सर्कल से रिप्रेजेंट कर दो। और इसकी लाइन विड्थ कर देते हैं 4, ठीक। अब हमको यहाँ पे लीजेंड के लिए काउंटर लेना पड़ेगा क्योंकि हम एक एडिशनल ऐड कर रहे हैं, तो एल काउंटर ले लो, इसको यहाँ पे 0 कर दो, और हर बार एक बढ़ाना पड़ेगा। तो एल काउंटर इज इक्वल टू एल काउंटर +1। अब पहली बार चला होगा तो एल काउंटर में 1 वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एल काउंटर ले लेते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद वापस से हम एल काउंटर को एक अप कर देंगे, तो एल काउंटर +1, और लीजेंड्स के अंदर में एक और ऐड करेंगे,
और इसको हम बोलेंगे सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड कौन सा सेंट्रोइड भाई, तो हमको पता ही है कि हम फर्स्ट सेंट्रोइड में हैं। सो अब ये है मेरे लीजेंड्स, अपडेट होते रहेंगे। अब वापस इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। ठीक, अब वो देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि अब देखो पहला ब्लू वाला क्लस्टर है उसका ये सेंट्रोइड है। अब वो देखो ये सेंट्रोइड यहाँ पे ऐसे इसने बना दिया। अगर मेरा ये ऑरेंज वाला था उसका सेंट्रोइड ये है। अगर और अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये बीच में ही है ग्रीन वाले का। यहाँ पे जिस कलर का ऑब्जेक्ट हो उसी कलर का सेंट्रोइड भी बना सकते हो। एक वेरिएबल ले लो, उसके अंदर में कलर्स डालते रहो और बनाते रहो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, या यहाँ पे मैं इसको कलर का एक, जैसे अगर अभी हम इसको कलर लेते हैं तो कलर वैल्यू मैं एक रैंडम कलर ले लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको कलर लेना है तो आप ऐसे ले सकते हो, और यहाँ पे तुम कलर दे दो एज एन ऑब्जेक्ट। so color is color value now O, and also here you'll have to provide a separation like comma। now here also ओ टाइप का दिखना चाहिए, यानी राउंडेड टाइप का दिखना चाहिए, बट इसका जो कलर होगा वो हमारा कलर वैल्यू होना चाहिए, यानी कि सेम जिस कलर का तुम्हारा ऑब्जेक्ट दिखेगा उसी कलर का उसका सेंट्रोइड दिख जाएगा। ये हमारी कोशिश है। ठीक, हम इसको रन करके देख लेते हैं। अब देखो, जिस रंग का मेरा क्लस्टर है उसी रंग का उसका सेंट्रोइड तुमको दिख रहा है। जैसे यहाँ पे देखो ये हल्का सा ब्राउन कलर का है, ये ग्रीन कलर का है। और अगर तुम ध्यान देखोगे तो ग्रीन कलर का जो मेरा सेंट्रोइड है वो ग्रीन कलर में ही दिख रहा है, जो ब्लू कलर का सेंट्रोइड है वो ब्लू कलर में ही दिख रहा है। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, आपको आसान रहेगा देखना। ठीक है ना, फिगर का साइज भी तुम ऑटोमेटिकली दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे मेरा के मीन्स समाप्त होता है, के मीन्स खत्म हुआ। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। अगर कोई और एल्गोरिदम है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते हो तो मेरे को बोलो। आगे हम न्यूरल नेटवर्क या सपोर्ट वेक्टर मशीन को भी लेकर के आएंगे। दो लेक्चर्स उस पर बनेंगे, एक सपोर्ट वेक्टर मशीन का अलग बनेगा और एक न्यूरल नेटवर्क का अलग बनेगा, उसमें भी करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी देखो के मीन्स का ना एक ड्रॉबैक है। यानी कि के मींस का ड्रॉबैक क्या है दोस्त, ये क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम है, क्लासिफिकेशन का नहीं। तो क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम होने से क्या होगा, ये क्लस्टर तो बना सकता है लेकिन ये नामकरण नहीं कर सकता। जैसे ये नहीं बता सकता कि इसमें से C1 जो है वो सटोसा उसको बोलोगे तुम, या वर्सी कलर बोलोगे, या वर्जिनिका बोलोगे। वो तो तुमको बाद में डिसाइड करना पड़ेगा, तो उसके लिए रूल सेट्स लगते हैं। वो रूल सेट्स अगर समझने हैं तो मेरे को नीचे कमेंट में लिखो, मैं रूल सेट्स के ऊपर लेक्चर बना दूंगा। ठीक, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई, जितना तुम करोगे उतना मुझे भी हिम्मत मिलेगी और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक, थैंक यू सो मच।